हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10 फरवरी तक की करंट अफेयर्स डिस्कस कर ली है और उन वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर वो सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, करंट अफेयर्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वहां पर हम लोग वीकली बेसिस पर जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। और आज का ये जो वीडियो रहने वाला है 13 फरवरी तक की करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 11, 12, 13। ठीक है, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एक बार खुद से देना है। आंसर सही हो या गलत ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आंसर गलत होगा तो सही आंसर मैं बताऊंगा ही आप लोगों को, और अगर आप लोगों का आंसर सही होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लालंदर सतूत डैम इन व्हिच कंट्री। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में लालंदर सतूत बांध की स्थापना के लिए आधारशिला रखी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ई। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में लालंदर डैम की आधारशिला रखी हुई है। किस डैम का क्या नाम है ये? लालंदर। ठीक है, लालंदर डैम की आधारशिला रखी है और इसके लिए दोनों देशों ने एक एमओयू पर भी साइन किया हुआ है। और ये बांध जो है वो काबुल रिवर बेसिन पर बनेगा। कहाँ पर? मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, काबुल रिवर बेसिन। ठीक है ना, काबुल रिवर बेसिन पर यह बांध बनाया जा रहा है। और ये डैम प्रोजेक्ट जो है वो इंडो अफगान न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक पार्ट है और भारत सरकार द्वारा ये फंडेड है। ये जो डैम बन रहा है इसमें कुछ न कुछ मदद जो है भारत सरकार के द्वारा भी की गई है। इस बांध के माध्यम से अफगानिस्तान में पानी की समस्या को हल किया जाएगा। और इस बांध की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 146 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक ना, मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो इस बांध की कैपेसिटी होगी। और इस डैम पर अपनी पाकिस्तान की कुछ आपत्तियां हैं, पाकिस्तान को इस डैम पर कुछ अपना ऐतराज है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो काबुल रिवर है ये अफगानिस्तान बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि इस बांध के बन जाने के बाद में जो है पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया जाएगा, या फिर पाकिस्तान को जो पानी यहाँ से जाता है उसकी सप्लाई में कुछ न कुछ कटौती कर दी जाएगी। तो इसलिए इस डैम पर जो है पाकिस्तान का विरोध जता रहा है पाकिस्तान इस डैम पर। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करेंगे तो काबुल। ठीक है, काबुल जो है वो अफगानिस्तान की कैपिटल हो जाएगी। और अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो अफगानी जो है ये अफगानिस्तान की करेंसी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जो है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि 2030 तक इंडिया यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश बन जाएगा। और अगले 2 दशकों में इंडिया में एनर्जी डिमांड 25% तक बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। ठीक है ना, 25% तक बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। और 2040 तक के लिए ये प्रेडिक्शन किया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में अगर हम लोग बात करें तो 2040 तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावर सिस्टम होगा। ठीक, तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो इस रिपोर्ट में बताई गई थी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें कि कितने देश इसमें आते हैं तो टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ठीक ना, 30 देश इसमें आते हैं और 8 एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज आते हैं, यानी कि जो 8 जो हैं एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज और 13 मेंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है ना, तो 30 देश और 8 एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत आते हैं और पेरिस में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास बीमा, प्रधानमंत्री फसल, ये गलत टाइपिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, ये आवास बीमा नहीं होगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वित्त वर्ष 2022 के लिए
कितनी राशि आवंटित की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 16,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो है 16,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में 305 करोड़ रुपए ज़्यादा है। 305 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है 16,000 करोड़ रुपए से 305 करोड़ रुपए कम जारी किए गए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है ये कब लॉन्च की गई थी। तो ये 13 जनवरी 2016, 13 जनवरी 2016 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा जो है इसे 2016 में 13 जनवरी को लॉन्च किया गया था। और इस बीमा योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं, और किसी भी वजह से अगर उनकी फसल का नुकसान हो जाता है, बारिश की वजह से, आग लग जाने की वजह से, जानवरों की चर लेने की वजह से, या भी किसी और भी प्राकृतिक रीजन से जो अगर उनकी फसल का नुकसान होता है, तो अगर वो अपनी फसल का बीमा कराए रहेंगे तो 72 घंटे के भीतर में जो है उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से, या फिर किसी नियरेस्ट CSC सेंटर पर, या फिर किसी कृषि अधिकारी को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो भी क्लेम उनका बनेगा वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर वो इस योजना के तहत में बीमा कराए रहेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पर बात हुई थी यूनियन एग्रीकल्चर की, यहाँ पर बात हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है इस समय, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक ना, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं वो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। हाल में ही आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है किसान आंदोलन की वजह से। राकेश टिकैत जी और इनकी आजकल ये दो लोग ज़्यादातर मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो और नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, कौन सा इनका लोकसभा क्षेत्र होगा, तो ये मुरैना MP। ठीक ना, मुरैना एक जगह है, भिंड मुरैना मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये आते हैं। वो ये इनकी मुरैना जो है ये इनका लोकसभा क्षेत्र है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलाश चौधरी और परसोत्तम रूपाला, ये दोनों जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए दिए गए। नेक्स्ट देखेंगे, टू स्प्रेड द इन्वेस्टर एजुकेशन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम IAPs विल बी टेलीकास्ट बाय विच टेलीविजन चैनल, TV चैनल। निवेशक शिक्षा का प्रसार करने के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम IAP किस TV चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान दर्शन चैनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं PFA, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर एक MOU साइन किया है। और ये MOU क्यों साइन किया गया है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो है ज्ञान दर्शन TV पर प्रसारित करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। और ऑप्शन नंबर ए यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम की शुरुआत में अभी टोटल 26 लेक्चर्स जो हैं वो अभी बनाए गए हैं, और ये 26 लेक्चर जो हैं ज्ञान दर्शन TV चैनल के द्वारा टेलीकास्ट किए जाएंगे। और आगे और भी लेक्चर टेलीकास्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो है वो 26 लेक्चर ही जो है टेलीकास्ट किए जाएंगे। और ये सब प्रोग्राम जो चल रहा है ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को जो है अवेयर किया जा सके, उनकी एजुकेशन को उनको शिक्षित किया जा सके कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, इस तरीके से प्रॉपर उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके लाइव टेलीकास्ट के द्वारा। ठीक है, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट होंगे, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट भी किए जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञान दर्शन चैनल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, टू इनहेंस एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टमेंट कॉर्नर अंडर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। निवेश के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के तहत एक निवेश कॉर्नर लॉन्च किया है। इसमें ये पूछा गया है कि निवेश के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए किस मंत्रालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एक इन्वेस्टमेंट कॉर्नर लॉन्च किया हुआ है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के तहत, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ई।
ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कॉर्नर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस कॉर्नर की मदद से, इस इन्वेस्टमेंट कॉर्नर की मदद से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो मंत्रालय तक आसानी से पहुंच सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसी के माध्यम से वो डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं और ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड ग्लोबल पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हाल ही में घोषित वैश्विक साझेदार का नाम क्या है? इसमें पूछा गया है कि भी आईसीसी ने अपना ग्लोबल पार्टनर का अनाउंसमेंट किया है, तो कौन है जो आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर बना हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बायजूस। ठीक है, बायजूस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने बायजूस को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया हुआ है अगले 3 सालों के लिए। ठीक ना, अगले 3 सालों के लिए अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया हुआ है आईसीसी ने, यानी कि 2023 तक ये जो है आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो बायजूस होगा वो आईसीसी के सभी इवेंट में पार्टनर होगा अगले 3 सालों तक। तो ऑप्शन नंबर ए बायजूस जिसका आंसर हो जाएगा। ये कि कोचिंग है ऑनलाइन, जैसे अनअकैडमी वगैरह होती है उसी तरीके से भी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। राजीव कपूर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? राजीव कपूर जी का भी हाल ही में निधन हो गया और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये इसमें पूछा गया। तो ये एक्टर थे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एक्टर थे, ये बॉलीवुड एक्टर थे और ये राज कपूर जी के पुत्र थे और ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के ये भाई थे, मतलब रणबीर कपूर के चाचा वगैरह ये थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रपोजल टू सेलिब्रेट वर्ल्ड पल्सेस डे वॉज गिवन बाय व्हिच कंट्री? ठीक है ना, विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया था? अभी हाल ही में वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव यूएन में किसने दिया था, कौन से देश ने दिया था? और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाई जाती है, कब मनाई गई, कब सेलिब्रेट की गई और उसकी थीम क्या थी। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्किनो फासो। ठीक है ना, बुर्किनो फासो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसी ने वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र में दिया था। और ये वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट की गई मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 10 फरवरी को। ठीक है, कब सेलिब्रेट की गई? 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया। हर साल 10 फरवरी को के दिन ही ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे? तो खाने में दाल की महत्व के बारे में, जो दालों का महत्व होता है उसको बताने के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन जो है हर साल 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 2019 में। ठीक ना, 2019 में पहली बार ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि 10 फरवरी 2019 को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार जो भी सेलिब्रेट किया गया 10 फरवरी को, तो इस बार के लिए थीम क्या हो जाएगी? तो इस बार के लिए जो थीम हो जाएगी #लव पल्सेस, में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, लव पल्सेस। ठीक है ना, तो ये इस बार की थीम हो जाएगी। वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम जो है इस बार के लिए हो जाएगी #लव पल्सेस, जो है ये इस बार की थीम हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट टाइम 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, हर साल 10 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। खाने में दालों की महत्व के बारे में, किससे प्रोटीन वगैरह मिलता है, हमको अपने खाने में दाल शामिल करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है ये इसमें पूछा गया है। मेघना पंत ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मेघना पंत ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में ये किताब रिलीज होने वाली है। कब? अप्रैल 2021 में ये किताब रिलीज होगी और ये मेघना पंत जी का दूसरा नॉवेल है। पंत जी पेशे से ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 2014 में इन्हें नेशनल म्यूज़ इंडिया यंग राइटर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेघना पंत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। टू आइडेंटिफाई द लैंड होल्डर्स व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए 16 डिजिट यूनिकोड? भूमि धारकों की पहचान करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में भी 16 अंकों का एक यूनिकोड पेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। लैंड होल्डर्स की जानकारी के लिए, लैंड होल्डर्स की पहचान करने के लिए किस राज्य ने 16 अंकों का एक यूनिकोड पेश किया है, प्रस्तुत किया है, लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये यूनिकोड जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, वही इसको इशू करेगा और इसके जरिए जो विवादित ज़मीनें होंगी और जो फर्जी बैनामा वगैरह लोग करा लेते हैं उस पर रोक लगेगी। ज़मीनों के विवाद का निस्तारण जो है वो आसानी से जल्दी से किया जा सकेगा। 16 डिजिट का ये जो है यूनिक कोड होगा, ठीक ना। कितने डिजिट का होगा? 16 डिजिट का। तो थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट 6 डिजिट में क्या होगा। फर्स्ट 6 डिजिट यानी कि 1 से लेकर 6 तक की जो डिजिट होगी उसमें क्या बताया जाएगा। तो फर्स्ट 6 डिजिट में गांव या शहर की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। जो पहली 6 डिजिट होगी इसको जो है गांव या कस्बा या शहर जो भी होगा उसकी जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगली 4 डिजिट जो होगी, अगली 4 डिजिट यानी कि 7 से लेकर 10 तक, यानी कि 7 से लेकर 10 तक उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो 7 से लेकर 10 तक की जो संख्या होगी वो गाटा संख्या को दर्शाएगी। उसके माध्यम से किसी भी संख्या, किसी भी चक का, किसी भी जमीन का गाटा संख्या बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगला 4 डिजिट जो और होगा, अगला 4 डिजिट यानी कि 11 से 14 तक, यानी कि 11 से 14 तक की जो डिजिट होगी उसमें क्या बताया जाएगा, उसके माध्यम से क्या बताया जाएगा। तो उसके माध्यम से जमीन का विभाजन नंबर दर्शाया जाएगा कि जमीन कितने भाग में बटी हुई है, ठीक है ना। और लास्ट के जो डिजिट होंगे, लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो क्या दर्शाएगी, यानी कि 15 और 16। तो जो 15 और 16 होगी वो क्या दर्शाएगी, इन दो डिजिटों से ये दर्शाया जाएगा कि ज़मीन कौन सी श्रेणी में आती है। ज़मीन जो है वो कृषि योग्य ज़मीन है या फिर आवासीय ज़मीन है या फिर व्यावसायिक ज़मीन है, कॉमर्शियल है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लास्ट के 2 डिजिट से बताई जाएंगी, 15 और 16 से, ठीक। और इस यूनिकोड को जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जमीन से जुड़े मामलों में कोई भी धोखाधड़ी ना कर सके। जैसे आधार होता है ना, आधार में किसी भी आदमी का पूरा चिट्ठा निकल आता है, उसी तरीके से जमीनों के लिए एक समझ लो कि आधार के रूप में ये काम करेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगी कि कौन से राज्य की है, कौन से गाँव से है, गाटा संख्या उसका कितना है, कॉमर्शियल है कि एग्रीकल्चरल है, ठीक है ना, जमीन में कितने पार्ट हैं, कितने विभाजन किया गया। तो सारी चीज़ें इससे पता चल जाएगी, जिससे जो फर्जी रजिस्ट्री वगैरह होती है, लोग दूसरे की जमीन दिखाकर बेच वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, कैपिटल लखनऊ होगी, गवर्नर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिवार्ड, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, ठीक ना। रिवार्ड एक परियोजना है और इसमें पूछा गया है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन की मंजूरी अभी हाल ही में कौन से राज्य ने दी। तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने अभी हाल ही में रिवार्ड प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट में जो लगभग इसका खर्चा होगा 500 करोड़ रुपए का होगा, ठीक ना। 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसकी अनुमानित लागत है, जिसमें से कि 350 करोड़ रुपए जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो बैंकिंग के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। 500 करोड़ रुपए की ये परियोजना होगी उड़ीसा के लिए, जिसमें से कि 350 करोड़ रुपए वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। अप्रैल 2021 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल 21, ठीक ना, 1-2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये अगले 6 सालों तक चलेगा। कब तक चलेगा? 6 सालों तक। अगले 6 सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और ये प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है? फिर से सुन लो आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट किसका इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इन तीनों का ये इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये। और उड़ीसा से पहले कर्नाटका और आंध्रा, उड़ीसा से पहले कर्नाटका और आंध्रा, ठीक है ना। कर्नाटका और आंध्रा ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। कर्नाटका और आंध्रा में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बेसिकली होता क्या है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लैंड और वाटर कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया जाता है। खेती में सिंचाई की आधुनिक और उचित व्यवस्था की जाती है जिससे कि पानी की बर्बादी ना हो सके। जैसे कि क्या होता है, हम लोग सिंचाई वगैरह करते हैं तो बहुत सारा पानी इधर उधर बह जाता है, प्रॉपर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, इधर से कहीं ना कहीं से बहता रहता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था की जाएगी, डायरेक्ट खेत में ही पानी जाए और फव्वारा की तरीके से, जैसे होता नहीं देखे होंगे आप लोग, जो मॉडर्न खेती वगैरह होती है वहाँ पर फव्वारे की तरीके से सिंचाई की जाती है। तो उस तरीके से कुल मिलाकर वाटर को जो है कंजर्वेशन पर भी इसमें काम किया जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है ये। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी। डेविड मालपास जो है वो
वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड हाउ मच ग्रांट इन एड टू ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू डेवलप द यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड को यूरिया निर्माण इकाई विकसित करने के लिए कितनी राशि अनुदान के रूप में दी है, कितनी अनुदानित राशि दी है, ये इसमें पूछा गया है। आसान भाषा में समझे तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए इसके लिमिटेड के लिए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कितनी अनुदान दी है, कितनी अनुदान राशि दी है, ये इसमें पूछा गया है। 100 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है 100 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और विकसित करने के लिए CCEA ने यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है 100 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया है। और ये जो ब्रह्मपुत्र वैली असम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। ठीक है ना, ये आसाम में स्थित है। ठीक है, तो जो ये आसाम में स्थित है और ये जो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर है ये इंडिया का पहला गैस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास में, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी पुरानी है। ओल्ड टेक्नोलॉजीज होने की वजह से ये पर्याप्त मात्रा में जो है यूरिया का उत्पादन नहीं कर पाता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं को हल करने के लिए जो है ये 100 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो CCEA के द्वारा अप्रूव किया गया है। और इस अनुदान की मदद से जो भी इस प्लांट के अंदर मशीनें वगैरह हैं उनको चेंज किया जाएगा। ठीक है, अच्छी और नई मशीनें जो है लगाई जाएंगी जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, टाइम कंज्यूमशन जो है वो कम किया जा सके, यानी कि कम समय में ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तो जो है वो सदानंद गौड़ा जी जो है वो हो जाएंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो बेंगलुरु नॉर्थ जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। अगला देखते हैं। सक्षम जॉब पोर्टल, श्रमिक शक्ति मंच एंड सीवीड मिशन आर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सक्षम जॉब पोर्टल जिसको कि श्रमिक शक्ति मंच बोलते हैं और सीवीड मिशन को हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए थे। कौन कौन से इनिशिएटिव थे? तो पहला है सक्षम जॉब पोर्टल, और दूसरा है सीवीड मिशन। दोनों ही इस क्वेश्चन में दिया गया है, सीवीड मिशन। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें जो है लॉन्च की गई थी। और ये जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाली एक ऑटोनॉमस बॉडी है। फिर से सुन लो आप लोग, ये जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर की बात हो रही है इसकी TIFAC की बात हो रही है। तो जो ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग असेसमेंट काउंसिल है ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाली एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसने अपने 34वें, ठीक ना, और इसने अपने 34वें फाउंडेशन डे पर ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। कौन से फाउंडेशन डे पर? 34th 34वें फाउंडेशन डे पर ये इनिशिएटिव जो है ये दोनों इनिशिएटिव इसी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। 10 फरवरी को जो है इसका 34वां ये मतलब फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इस फाउंडेशन डे की थीम क्या थी? जो ये TIFAC की अभी 34वां फाउंडेशन डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, तो इस फाउंडेशन डे की थीम थी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। फिर से सुन लो आप लोग, इसकी थीम क्या थी? टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है ना, और सक्षम जॉब पोर्टल की भी हम लोग बात करेंगे। ये जो 2 नए इनिशिएटिव लिए गए थे इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, सीवीड मिशन के बारे में और सक्षम जॉब पोर्टल के बारे में। तो जो ये सक्षम जॉब पोर्टल है ये क्या है? तो ये एक तरीके से बेसिकली जॉब पोर्टल है जो कि श्रमिकों की जो लेबर्स होते हैं उनकी स्किल मैपिंग करता है और उन्हें डायरेक्टली MSME से कनेक्ट कर देता है। MSMEs को भी लेबर की आवश्यकता होती रहती है, तो MSMEs को और लेबर्स की स्किल मैपिंग कर इन दोनों को ये कनेक्ट कर देता है, जिससे कि जो है MSMEs को लेबर मिल जाए और जो लेबर्स होते हैं उनको काम मिल जाए। और ये कनेक्शन जो होता है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर दूसरे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनको कनेक्ट किया जाता है। बात करेंगे अगर सीवीड मिशन की तो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ये मिशन है। ठीक है, सीवीड यानी कि समुद्री शैवाल,
ठीक है ना। समुद्री शैवाल की कॉमर्शियल फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए जो ये मिशन लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से जो है समुद्री शैवाल की कॉमर्शियल फार्मिंग की जाएगी। ओशियन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है ना। बायो इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा इस मिशन के तहत में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कम करने के लिए, ठीक है ना, CO2 को कम करने में मदद मिलेगी इसके माध्यम से, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। इसी के द्वारा जो है सक्षम जॉब पोर्टल और सीवीड मिशन जो है ये लॉन्च किया गया। अब ये जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप लोगों को बताया गया। तो ये चीज़ें भी आप लोग समझते हुए चलिएगा। बढ़ेंगे आगे। Indian Navy and which IIT has signed an MOU for research in underwater domain of naval electronics system? भारतीय नौसेना और किस IIT ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन, पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अंडर वाटर डोमेन का मतलब हो जाएगा पानी के नीचे, जो पानी के नीचे का क्षेत्र होता है उसको अंडर वाटर डोमेन कहते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय नौसेना और किस IIT ने जो है पानी के नीचे के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक MOU साइन किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नवल स्टाफ की बात हुई थी, नवल इंडियन नेवी की बात हुई थी, तो जो है नवल चीफ कौन हो जाएंगे, नेवी का चीफ कौन हो जाएगा, तो एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह जी जो हैं वो इंडियन नेवी के चीफ हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पद्मश्री अवार्डी बंसी कौल हु पास्ड अवे रिसेंटली रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बंसी कौल, जिनका कि भी हाल ही में निधन हो गया, उनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? इसमें पूछा गया है कि बंसी कौल जी का भी निधन हो गया है, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था, तो किस क्षेत्र में काम करने के लिए उनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये इसमें पूछा गया है। तो आर्ट, ऑप्शन नंबर सी, कला के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 71 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, ठीक है ना। 71 साल की उम्र में नई दिल्ली में जो है इनका निधन हो गया था। और 1995 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2014 में जो है इन्हें इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में। 2014 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का 4था सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Who is the author of the book Turn Around India 2020 Surmounting Past Legacy? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है, ये इसमें पूछा गया है। आरपी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आरपी गुप्ता ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुअल ओराम, ठीक है, जुअल ओराम जी ने इस किताब को रिलीज किया हुआ है और इस किताब में इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताया गया। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही हमको जानना है कि इस किताब को किसने लिखा, कि कौन है इस किताब के लेखक है। तो आरपी गुप्ता जी जो हैं वो इसके लेखक हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र का विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 फरवरी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 11th फरवरी, ठीक है ना। अभी 11 फरवरी को यह दिन सेलिब्रेट किया गया। हर साल 11 फरवरी को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं और लड़कियों के क्रिटिकल रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन हर साल जो है 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2021 के लिए थीम क्या थी? तो इस बार 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। फिर से सुन लो आप लोग, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 जो है ये 2021 के लिए इसकी थीम थी। और फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी 2016 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2016 में ही मनाया गया था, ठीक है ना। और 11 फरवरी 2021 को 6वीं इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली भी ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है ना। अभी 11 फरवरी को जो है 6th इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली भी ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस असेंबली की क्या थीम थी? तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग समझिएगा। वो इंटरनेशनल डे की थीम बता रहा हूँ और ये असेंबली की थीम है। तो असेंबली की जो थीम थी वो थी बियॉन्ड द बॉर्डर्स इक्वलिटी इन साइंस फॉर सोसाइटी। फिर से सुन लो आप लोग, बियॉन्ड द बॉर्डर्स इक्वलिटी इन साइंस फॉर सोसाइटी। जो हमारी पेड पीडीएफ वगैरह आएगी, जो पेड पीडीएफ हम लोग लॉन्च करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी भी रहेंगी, इस थीम वगैरह के बारे में वहाँ पर लिखा भी रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूनानी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डेट?
विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो 11 फरवरी इसका भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई 11 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। यूनानी पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन जो है हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। और 11 फरवरी को ही क्यों चुना गया, ठीक है ना, 12 फरवरी क्यों नहीं हुआ या 10 फरवरी क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि इसी दिन महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है ना, हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और ये हकीम अजमल खान जी कौन है, तो ये महान यूनानी विद्वान थे और समाज सुधारक थे, ठीक। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, पहला यूनानी दिवस जो है 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था इस दौरान, और 11 फरवरी को, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो थी यूनानी मेडिसिन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, ठीक है ना। जो ये कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित की गई 11 फरवरी को यूनानी मेडिसिन पर, किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के द्वारा जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी यूनानी मेडिसिन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। अगला देखते हैं, How much budget has been allocated by the government of India for the newly launched formation and promotion of 10,000 new FPOs scheme, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPO योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68-65, ऑप्शन नंबर ए 6,865 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए 6,865 करोड़ रुपए जो है ये भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। और इस योजना के माध्यम से 10,000 नए FPO बनाने का लक्ष्य है, कितना, 10,000, ठीक है ना, 10,000 नए FPO बनाने का लक्ष्य है। FPO का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो है ये 6,865 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है ना, आवंटित किया गया है। और भारत के लगभग 86% से भी ज़्यादा किसान स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस हैं, यानी कि 86% से भी ज़्यादा किसान छोटे सीमांत और भूमि रहित किसान हैं। और इन सभी किसानों को FPO से इंटीग्रेट करने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और FPO में इंटीग्रेट हो जाने के बाद में किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और ज़्यादा मार्केट मिल जाएगी, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनका खर्च भी घटेगा, जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी। भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2022 तक जो है किसानों की इनकम को दुगना कर दिया जाए। तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। और FPO का गठन जो होता है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो FPO के बारे में मैंने बताया अभी, FPO इसका जो गठन होता है वो क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के हिसाब से किया जाता है। किसके हिसाब से, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग, ठीक ना, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के हिसाब से FPOs का गठन किया जाता है। अब ये क्लस्टर फार्मिंग क्या होती है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्लस्टर फार्मिंग देखिए क्या होता है क्लस्टर फार्मिंग में, कि लगभग 50-60 किसान, 50-60 या थोड़ा बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लगभग 50-60 किसान मिलकर खुद का अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं और मिलकर खेती करते हैं। सभी किसानों के पास में उनकी ज़मीन का मालिकाना हक होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लस्टर बना लिए 50-60 किसान तो उसका मालिकाना हक किसी और के पास चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी किसान के पास में उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक उन्हीं के पास में होता है, लेकिन ये सभी मिलकर खेती करते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। अब मिलकर खेती करेंगे तो कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कैसे होगा ये सब, तो थोड़ा सा समझो भाई कि अगर 50-60 लोग मिलकर खाद बीज खरीद रहे हैं तो चीज़ सस्ती मिलेगी ना। अगर आप लोग देखो कहीं सामान खरीदने जाते हो तो एक सामान लेते हो तो रेट उसका कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप बल्क में लेते हो 10-20, 50-60, 200, 300, 400, 500 लेते हो तो उसका रेट सस्ता हो जाता है। तो इस तरीके से अगर 50-60 किसान मिलकर खेती करेंगे तो जो खाद वगैरह लेने जाएंगे, जो बीज लेने जाएंगे, वो उनको सस्ती मिल जाएगी भाई, तो फिर उनका फ़ायदा ही होना ना, उनका पैसे की बचत होगी। तो FPO भी जो है वो इसी तर्ज पर
काम करेगा। इसी तर्ज पर एफपीओ का भी गठन किया जाएगा, ठीक है ना। एफपीओ के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 9 एजेंसीज को चुना गया है, ठीक है ना। 9 एजेंसीज होंगी जो कि फाइनलाइज किया गया है, 9 एजेंसीज को जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट लोन के रूप में प्रत्येक एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक की, कितने तक की, 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड भी की जा सकेगी इसके तहत में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6,865 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा एलोकेट किया गया है न्यूली लॉन्च्ड स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओज के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IAC हैकाथॉन 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। भारत ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था IAC हैकाथॉन 2021 का आयोजन किस भारतीय संगठन के द्वारा किया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग से अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जो है ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, CISRO, ठीक है ना, इसके साथ में मिलकर इस हैकाथॉन को जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी, ठीक है ना। 11 फरवरी को वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के इनोवेटिव तरीकों पर दोनों देशों के 80 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करेंगे। वो जो 80 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो दोनों देशों के होंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के इनोवेटिव तरीकों पर बातचीत करेंगे, उसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। और ये हैकाथॉन जो है कुल मिलाकर 4 थीम पर फोकस्ड है, कुल मिलाकर 4 थीम्स पर यह हैकाथॉन फोकस्ड है। कौन कौन सी ये थीम है, एक बार जल्दी जल्दी में इसका नाम सुन लेते हैं। तो पहली थीम जो रहेगी इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट हो जाएगी। दूसरी थीम जो हो जाएगी इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट हो जाएगी। तीसरी थीम जो हो जाएगी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। चौथी और लास्ट थीम जो हो जाएगी रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट। ये जो है ये 4 थीमों पर जो है ये हैकाथॉन आयोजित किया गया। और प्राइज मनी जो हो जाएगी कितनी कितनी हो जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है 2 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में मिलेगा। कितना? 2 लाख रुपए, ठीक ना। और जो भी स्टार्टअप्स होंगे या फिर MSMEs होंगी उनको 5 लाख रुपए प्राइज मनी के रूप में मिलेगा, जो भी इस हैकाथॉन का विनर होगा। स्टार्टअप्स और MSMEs को 5 लाख रुपए, स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC recently partnered with which organization to facilitate the skill development of students through the e-skill India platform, ठीक है ना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने हाल ही में e-skill India प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को कौशल विकास सुविधा प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। HP इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। HP इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। होम लर्निंग के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट के लिए HP इंडिया और NSDC ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। जो भी कंटेंट इस पार्टनरशिप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अर्ली एज में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की गई है, ठीक है ना। और HP के जो प्रिंट लेजर सेंटर है, HP का जो प्रिंट लेजर सेंटर है वहाँ से कंटेंट प्राप्त किया होगा और जिसको NSDC जो है डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म e-स्किल इंडिया के थ्रू बच्चों तक पहुँचाएगी, ठीक है ना। NSDC का जो है एक डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है e-स्किल इंडिया। तो जो भी HP के प्रिंट लेजर सेंटर से कंटेंट प्राप्त होगा उसको जो है NSDC जो है अपने डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म e-स्किल इंडिया के थ्रू बच्चों तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। सभी रजिस्टर्ड यूजर को 100 लर्निंग, ठीक है ना, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स को 100 लर्निंग वर्कशीट भी मिलेगी, 100 वर्कशीट मिलेगी, ठीक है ना, लर्निंग वर्कशीट मिलेगी हर महीने। और इंग्लिश के साथ साथ में 7 अलग रीजनल लैंग्वेज में भी ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इन सब के द्वारा ये सब कुछ जो किया जा रहा है इस सब के माध्यम से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटिंग एबिलिटी और भी जो दूसरे स्किल होते हैं वो सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी बच्चों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी HP इंडिया कुल मिलाकर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्य सेतु ऐप हैज रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद व्हिच मोबाइल ऐप और पोर्टल। आरोग्य सेतु ऐप को हाल ही में किस ऐप या पोर्टल के साथ में एकीकृत कर दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। कोविन पोर्टल ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कोविन पोर्टल ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा।
आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल को अभी हाल ही में इंटीग्रेट कर दिया गया। अब इस इंटीग्रेशन के माध्यम से, इस इंटीग्रेशन के बाद में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी पर कोविन पोर्टल को जो है एक्सेस किया जा सकेगा। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था? आरोग्य सेतु ऐप क्या है? कोविड-19 हॉटस्पॉट को ट्रेस करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। 2 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था और एनआईसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, ठीक है ना। और कोविन की बात करें अगर हम लोग कोविन ऐप और पोर्टल की, तो कोविन ऐप और पोर्टल जो है दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, कुल मिलाकर कहो तो मर्ज कर दिया गया है एक हिसाब से। आरोग्य सेतु ऐप में जो है ये कोविन पोर्टल को जो है ये इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो अब आरोग्य सेतु ऐप पर जो है मतलब आरोग्य सेतु ऐप पर ही कोविन पोर्टल को जो है एक्सेस किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर ही कोविन पोर्टल इसका आंसर होगा। सरफेस टू सरफेस बाबर क्रूज मिसाइल हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली। सरफेस टू सरफेस बाबर क्रूज मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया है? सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया, ये इसमें पूछा गया है। डी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक जो है इस मिसाइल की रेंज होगी। और अभी जनवरी में ही पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी परीक्षण किया था। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा, बाबर का भी परीक्षण पाकिस्तान ने किया, शाहीन 3 का भी परीक्षण जो है पाकिस्तान ने ही किया था। तो इसमें क्योंकि बाबर का पूछा गया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following website jointly launched by Union Ministers for India's first Toy Fair 2021? भारत के पहले खिलौना मेला 2021 के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई थी, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा theindiatoyfair.in, theindiatoyfair.in, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा theindiatoyfair.in। इंडिया का पहला टॉय फेयर, इंडिया का फर्स्ट टॉय फेयर जो है वो 27 फरवरी से स्टार्ट होकर 2 मार्च तक चलने वाला है। 27 फरवरी से स्टार्ट होकर 2 मार्च तक चलेगा। और इसी के लिए कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च की है। किस नाम से? theindiatoyfair.in, theindiatoyfair.in नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो थीम रहने वाली है इसकी, इस टॉय फेयर की जो थीम रहने वाली है, तो कुल मिलाकर 2 थीम पर ये टॉय फेयर मतलब फोकस्ड रहेगा। पहली थीम रहेगी आत्मनिर्भर भारत, दूसरी थीम रहेगी गेट वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना। तो ये दोनों थीम पर जो है ये टॉय फेयर जो है ये फोकस्ड रहेगा। और इंडिया के पहले टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की आधारशिला कर्नाटका के सीएम BS येदुरप्पा जी ने कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में रखी। कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में रखी हुई है, ठीक है। और यहीं कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में ही इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इसके बन जाने की संभावना है। दिसंबर 2021 तक इसके बन जाने की संभावना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा theindiatoyfair.in, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट अक्रॉस इंडिया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष भारत भर में किस तिथि को मनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर ई। 12 फरवरी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे कम खर्चे में, कम रिसोर्सेज के साथ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये हर साल 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 फरवरी से लेकर अगले 7 दिन तक, यानी कि 12 से 18 फरवरी तक, ठीक है ना। 12 फरवरी से लेकर अगले 7 दिन तक, यानी कि 12 से 18 फरवरी तक जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया। तो 12 से 18 फरवरी तक जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ही 12 फरवरी होगा। आगे बढ़ेंगे। Which book has received the National Book Award for 2019 in the fiction category? कथा श्रेणी में किस पुस्तक को 2019 के लिए राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिला हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रस्ट एक्सरसाइज ए नॉवेल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसके ऑथर सुजैन चोई जी हैं
और फिक्शन कैटेगरी में इसे नेशनल बुक अवार्ड मिला हुआ है 2019 के लिए। और ऑप्शन में ये और भी जो किताबें दी गई हैं, जो भी नॉवेल दिए गए हैं, ये सब सुजैन चोई जी के द्वारा ही लिखे हुए हैं। ये इसके सबके राइटर जो हैं एक ही हैं, लेकिन जो अवार्ड मिला हुआ है नेशनल बुक अवार्ड वो ऑप्शन नंबर है, यानी कि ट्रस्ट एक्सरसाइज को ही मिला हुआ है। तो ये कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रस्ट एक्सरसाइज ए नॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM and which state government has signed an MOU to establish the science city in the state? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM और किस राज्य सरकार ने राज्य में साइंस सिटी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के देहरादून में जो है ये साइंस सिटी जो है स्थापित की जाएगी, स्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है ना। देहरादून के झाझरा एरिया में ये साइंस सिटी स्थापित की जाएगी और इस साइंस सिटी का मुख्य उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। और टोटल 173 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस साइंस सिटी के निर्माण में, जिसमें से कि 88 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, ठीक है ना। और बचे हुए 85 करोड़ रुपए वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसमें दी जाएगी, लगाई जाएगी। और अगले 4 सालों के भीतर ये साइंस सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर बात की जाए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की, यानी कि NCSM की, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की यानी कि NCSM की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ? कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डैन मोरेन, ऑप्शन नंबर बी। डैन मोरेन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है, कमला हैरिस जी की बायोग्राफी है ये, और डैन मोरेन जो है वो इसके ऑथर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अप्रॉक्स 57,000 वाटर स्ट्रक्चर अंडर द जल अभिषेकम कैंपेन इन मध्य प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने लगभग 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया, ये इसमें पूछा गया है। राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम कैंपेन के तहत में, कौन से कैंपेन के तहत में? जल अभिषेकम, ठीक ना, जल अभिषेकम कैंपेन के तहत में जो है 57,000, कितने? 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह जी के साथ साथ में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इस आयोजन में, इसमें फंक्शन में। और वाटर स्ट्रक्चर्स का उद्घाटन किया गया, मतलब कि वाटर स्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा कि तालाब वगैरह जो होते हैं ना, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन किया जा सके। और ये वाटर स्ट्रक्चर्स जो है ये मनरेगा कार्यक्रम के तहत में बनाया गया और इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आया इन वाटर स्ट्रक्चर्स को बनाने में, तालाब वगैरह बनाने में, ठीक है ना, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है ना। और ये जो जल अभिषेकम कैंपेन है, जल अभिषेकम कैंपेन जो है वो जो है किस लिए चलाया जा रहा है, क्या है? तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ही चलाया जा रहा है, जिससे कि पानी को सुरक्षित किया जा सके, पानी का मिसयूज ना किया जा सके, पानी को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रखा जा सके, जिससे कि जल आपूर्ति बराबर बनी रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लिपकार्ट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच स्टेट टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज इन द स्टेट? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने राज्य में लघु उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MSSIDC, ठीक ना, IDC और महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड यानी कि MSKVIB, ठीक ना। तो फ्लिपकार्ट ने जो है इन दोनों के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। क्यों किया है? तो राज्य में स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। और ये MOU जो साइन किया गया है ये फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के तहत में किया गया। फ्लिपकार्ट का एक इनिशिएटिव है समर्थ, उस इनिशिएटिव के तहत में ये MOU साइन किया गया, ठीक है ना। और इस MOU के माध्यम से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। CM उद्धव ठाकरे होंगे, कैपिटल और गवर्नर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का।
Which state has recently signed an MOU with various e-commerce companies to enable the global reach for state MSMEs? राज्य MSMEs के वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए, को सक्षम करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, हरियाणा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य की जो MSMEs हैं उनको ग्लोबली, मतलब उनको पहुंचाने के लिए, उनकी ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए जो है हरियाणा ने अभी हाल ही में 3 ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। कौन कौन सी वो 3 ई-कॉमर्स कंपनी है? पहली है eBay, ठीक ना, पहली है eBay, दूसरी हो जाएगी TradeIndia.com, दूसरी है TradeIndia.com, और तीसरी जो ई-कॉमर्स कंपनी है वो Power2SME, वो है Power2SME। ठीक ना, तो इन 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ में हरियाणा सरकार ने जो है एक MOU साइन किया है, जिससे कि राज्य की जो MSMEs हैं उनको ग्लोबली उनके प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, उनकी ग्लोबल रीच को बढ़ाई जा सके, जिससे कि उनका बिजनेस अच्छा चले, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें तो उनका फायदा हो। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। CM कौन है आपको पता होगा, गवर्नर कौन है आपको पता होगा, कैपिटल क्या है ये आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 13 फरवरी तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर ली है। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वहाँ पर चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन की गई। जिसको सिर्फ पढ़ना था और आगे बढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ा और आगे बढ़ा। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको एक बार हम लोगों को पढ़ लेना होता है, जिससे कि कोई चीज़ छूटे नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन एक बार पढ़ना होता है, पढ़ना जरूरी होता है कि क्या पता एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 13 फरवरी तक की करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इससे आगे की करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।